नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है औलाद। कब तक खत्म होगा ये काम? अगर होता नहीं है तो मजदूरी करने क्यों आते हो? मालिक ने आकर रतनलाल पर गुस्सा दिखाया। रतनलाल जी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी उम्र भी 60 से ऊपर की थी, लेकिन इस उम्र में मजदूरी जैसा काम करने की नौबत आन पड़ी थी। हाथ में फावड़ा के गड्ढा खोदने में लगे रतनलाल जी के हाथों की शक्ति भारी फावड़े के सामने छीड़ पड़ जाती थी, लेकिन मुसीबत के दिन कहकर नहीं आते और कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। उनके हाथों में पड़े छाले उनका दर्द बयां कर रहे थे, जो कि लगातार भारी फावड़े को चलाने से हो गए थे। रतनलाल जी अपनी पत्नी के साथ अकेले रहा करते थे और बेटे के प्यार में सब लुटा दिया था। अपना सब कुछ बेचकर उसको अमेरिका भेजा था, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था। रतनलाल जी का अपना मसाले का व्यापार था, जो समय बीतने के साथ साथ घाटे में चला गया था। वो सड़क पर आ गए थे। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो काम पाना मुश्किल हो गया और फिर जो मिला वही करते गए। अपना मकान, जो कि अपने बेटे को भेजने के लिए गिरवी रखा था, वो भी व्यापार बंद होने के कारण जब्त हो गया था और उन्हें जीवन चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन कभी ये अब अमेरिका में बैठे अपने बेटे को नहीं बताया था, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता। अक्सर उनकी पत्नी सुनंदा जी कहा करती, अपने दिन कब बदलेंगे जी? आप इस उम्र में इतनी मेहनत करते हो, जाने बेटे सुख हमें कब नसीब होगा? रतनलाल जी सुनंदा जी को हिम्मत बंधाते। सुनंदा, सब्र रख, राहुल ही अपना सहारा है। एक बार उसे बड़ा आदमी बन जाने दे, फिर देख इस झोपड़े से फिर से बंगले में चले जाएंगे और फिर तू अपना मीठा खाने का शौक अच्छे से पूरा करना। सुनंदा जी मायूस होकर कहती, कितने दिन से उससे बात भी नहीं हुई है जी। उससे बात करने का एक फ़ोन ही तो सहारा है और ये भी काम नहीं आता है। इस पर रतनलाल जी सुनंदा जी को समझाने लगते, अरे वो दिन रात पढ़ाई करता है सुनंदा, अब बार बार उससे बात करोगी तो वो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएगा? जब यहाँ दिन होता होगा तो वहाँ रात होती होगी। ऐसे में दखलंदाजी ठीक नहीं सुनंदा। और ये बातें सुनकर सुनंदा जी हमेशा मन मनोज कर रह जाती। वो अपना मन की कसक अपने बेटे पर निकाल देना चाहती थी, लेकिन रतनलाल जी हमेशा रोक लेते थे। राहुल की पढ़ाई 5 साल की थी, लेकिन जाने क्यों 7 साल होने को आ रहे थे और राहुल अभी तक नहीं आया था। एक दिन राहुल का फोन आया तो रतनलाल जी खुशी के मारे उछल पड़े। तुरंत सुनंदा जी को आवाज़ दी, अरे सुनंदा जल्दी से आओ, देखो राहुल का फ़ोन आया है। सुनंदा जी खाना बनाती हुई जल्दी से हाथ पोंछ कर आई और उनके आते ही रतनलाल जी ने तुरंत फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। राहुल ने उधर से पूछा, पापा सब कैसा चल रहा है? रतनलाल जी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी कब होगी? बस अब तू आ जा, बहुत याद आती है बेटा, अब रहा नहीं जाता है। रतनलाल जी का गला भर आया था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को बहकने से रोक लिया था, जिससे राहुल को कुछ पता नहीं चला। काफ़ी देर तक राहुल से सुनंदा जी और रतनलाल जी बात करते रहे। अंत में रतनलाल जी ने कहा, बेटे तुझे तो देखे भी बहुत दिन हो गए हैं। राहुल ने तुरंत कहा, पापा वीडियो कॉल करने वाला फ़ोन ले लीजिए ना, फिर आप मुझे देख पाएंगे। रतनलाल जी ने टाल दिया, हाँ बेटा ले लूँगा, चलाना भी तो सीखना पड़ेगा। सच तो था कि रतनलाल जी ने हकीकत को राहुल से छिपा रखा था और अभी तक राहुल व्यापार बंद होने के बारे में नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप के उसके सुख चैन और अच्छी ज़िंदगी के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं और कितने दुख कष्टों से गुजर रहे हैं। इतनी गरीबी के चलते इतना महंगा मोबाइल लेना अब रतनलाल जी के बस के बाहर था। जाने कितने प्रयासों के बाद 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राहुल को वापस आने में देर क्यों लग रही थी, यही रतनलाल जी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो बस 5 साल की थी। कई बार रतनलाल जी पूछते तो कुछ ऐसा बताता कि रतनलाल जी समझ नहीं पाते और फिर अपने कम पढ़े लिखे होने के कारण चुप रह जाते। 3 महीने बाद एक दिन फिर से राहुल का फ़ोन आया और उसने अमेरिका से वापस आने को कहा। ये खुशखबरी सुनते ही रतनलाल जी की खुशी का ठिकाना न रहा। रतनलाल जी ने अपनी पत्नी सुनंदा जी से कहा, सुनंदा अब जब राहुल आ जाएगा ना तो मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। बेचारा परेशान तो होगा, लेकिन इतने साल से भी तो छुपा रहे थे, जब यहाँ आ जाएगा तो बताना ही पड़ेगा। सुनंदा जी बहुत खुश थी, हमारा बेटा हमें संभाल लेगा जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परेशान होगा? हमारे लिए ही तो वापस आ रहा है, अब तो बस सब अच्छा होगा। दोनों ही अब दिन गिनने लगे थे कि कब राहुल की आने का समय आए और वो उसको गले से लगाएं। एक दिन दिन गिनते वो समय भी पास आ गया जब राहुल घर वापस आने वाला था। अगली सुबह राहुल आने वाला था और दोनों की रात उसके इंतजार में तारे गिनकर कट रही थी। सुनंदा जी को कुछ ध्यान आया तो उन्होंने कहा, सुनिए जी, राहुल यहाँ तक कैसे आएगा? ये पता तो उसको मालूम ही नहीं है। रतनलाल जी ने कहा, सुनंदा जब सुबह उसका फ़ोन आएगा तो बता दूंगा।
तो वो आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा। किसी तरह से सुबह तक का इंतजार तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक राहुल का कोई फ़ोन नहीं आया था। बेचैन सुनंदा जी ने कहा, सुनिए जी, राहुल का फ़ोन नहीं आया, कहीं वो सीधे पुराने पते पर ही तो नहीं चला गया। रतनलाल जी की बेचैनी भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि राहुल के दिए समय के अनुसार तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। उन्होंने सुनंदा जी से कहा, इंतजार कर सुनंदा, आ जाएगा। कहीं जाम में फंसा होगा या क्या पता उसकी फ्लाइट लेट हुई हो। दोनों ही अपने सवालों के जवाब में खुद दे रहे थे। आखिर माता पिता जो थे, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक राहुल ना तो खुद आया था, ना ही उसका कोई फ़ोन आया था। दोनों पति पत्नी परेशान होते इधर से उधर बेचैन घूम रहे थे। बार बार नजरें दरवाजे से बाहर की तरफ जा रही थी। रात होने को आई, लेकिन राहुल का फ़ोन तक नहीं आया। इतनी दूर से वापस आए राहुल का पता वो कैसे लगा, दोनों लगाते भी कैसे, और ना ही कोई नंबर था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा। दिन बीते, फिर सप्ताह भी हो गया। रतनलाल जी ने अखबार भी खंगाले कि कहीं हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी निराशा ही हाथ लगी। यही करते करते एक महीना बीत गया, लेकिन कोई खबर नहीं आई। रतनलाल जी और सुनंदा जी राहुल के लिए रोज तड़प रहे थे। उनके सारे सपने शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए थे। बेटे की फिक्र ने दोनों को ही बेजान कर दिया था। रतनलाल जी को आंखें राहुल को याद कर भर आती। सुनंदा, पता नहीं कहाँ गया हमारा राहुल, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। रोती हुई सुनंदा ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। जाने मेरा राहुल, मेरा लाल कैसा होगा। दोनों पति पत्नी दिन भर राहुल के लिए परेशान बेचैन रहते, रोया करते, लेकिन समय निकला और राहुल नहीं आया। रोज दोनों राहुल की तस्वीर देखकर उसे याद करते। कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि कैसे राहुल की खोज खबर निकालें। इतनी दूर जाना आसान थोड़े था। पहले ही राहुल पर इतना खर्चा करके उनकी कमर टूट चुकी थी। अब 8 महीने हो गए थे और रतनलाल जी अपने काम में फिर से लग गए थे। आखिर दोनों समय पेट रोटी भी तो चाहिए थी। जितना मेहनत करते उससे 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे, लेकिन राहुल की फिक्र याद में दोनों के शरीर जर्जर हो चुके थे। एक दिन रतनलाल जी ने कहा, सुनंदा, मुझसे अब मजदूरी नहीं होती, शरीर जवाब दे रहा है। सुनंदा जी ने तुरंत कहा, तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। छोड़ दिया सुनंदा तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। सुनंदा जी इसके बाद कुछ कह नहीं पाई, लेकिन खुद रतनलाल जी का साथ देने का विचार करने लगी। तब तक तो बीमारी के कारण रतनलाल जी कुछ करने न दिया। अगले दिन दोपहर में ही रतनलाल जी की मजदूरी से वापस आ गए। सुनंदा जी उन्हें इस वक्त घर में देखकर चौंक गई। क्या हुआ जी, इस वक्त कैसे आ गए आप, तबीयत तो ठीक है। सुनते ही रतनलाल जी की आंखें नम पड़ गईं। फिर थोड़ा चुप रहने के बाद वो दीवार का सहारा लेकर बैठते हुए बोले, सुनंदा, मालिक ने काम से निकाल दिया, बोला कल से मत आना। सुनंदा जी के माथे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं। अब क्या होगा जी। रतनलाल जी आंखें बंद करते हुए बोले, क्या होगा सुनंदा, अब दूसरा काम ढूंढूंगा। सुनंदा जी ने तपाक से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूंगी, किसी की रोटी भी बनाऊंगी तो भी 4 पैसे मिलेंगे, बस आप इस बार कुछ मत बोलना। ये सुनते ही रतनलाल जी अहंकार जाग उठा। नहीं सुनंदा, तुम ये सब नहीं करोगी, मैंने तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा, लेकिन अभी किस्मत खराब है। मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इरादे मजबूत है, मैं तुम्हारा और अपना पेट अकेले भरूंगा। हमेशा की तरह रतनलाल जी ने ऐसा कहा तो सुनंदा जी फिर से चुप हो गई, क्योंकि चुप रह कर उनके दिल को दुखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले ही राहुल के कारण रतनलाल जी टूटे हुए थे। मगर सुनंदा जी ने काम करने की ठान ली थी। शाम को सुनंदा जी मंदिर में जाने लगी, जिससे भगवान से कुछ प्रार्थना कर सकें। जाते हुए उन्होंने रतनलाल जी से कहा, सुनो जी, मंदिर जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। रतनलाल जी तो पहले ही भगवान से नाराज थे, क्योंकि इकलौते बेटे का कोई अता पता ना था। जो उन्होंने कहा, क्या करोगी मंदिर में, वो भी कहाँ सुनता है, इतने दिन से कह रही हो तो क्या उसके कानों तक आवाज़ गई। सुनंदा जी ने मुड़कर कहा, क्या पता ईश्वर कहाँ सुन ले, आप ऐसा मत सोचो। ऐसा कहकर सुनंदा जी घर से चली गई। वहाँ जाते ही दर्शन करने के बाद मंदिर की दीवार के सहारे से बैठ गईं। काफ़ी देर तक रोती रहीं, क्योंकि घर में तो रतनलाल जी के सामने एक आंसू भी नहीं बहा सकती थी। उनके रोते ही वो कमज़ोर पड़ जाते। पहले ही बेटे का दुख कम नहीं था। आंखें बंद किए रोती हुई सुनंदा जी को किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंख खोली और सामने पंडित जी को देखकर चौंक कर देखने लगी। पंडित जी ने कहा, माँ जी, आप परेशान लगती हैं, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। सुनंदा जी की आंसुओं की धार बांध तोड़कर बह निकली। पंडित जी के काफ़ी धीरज बंधाने के बाद वो शांत हुई और सारी बात बताते हुए कहा, पंडित जी, बेटा का तो पहले ही पता नहीं लग पा रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, ऊपर से अब इनका काम भी बंद हो गया, हमारा तो सहारा भी कोई नहीं है।
पंडित जी ने समझाया, जिसका कोई नहीं होता उसका तो वही ऊपर वाला होता है। आप सही समय पर आई हैं, यहाँ एक काम के लिए जगह खाली है, आप चाहो तो कर लो, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे और प्रसाद रूप में भी कुछ मिल जाया करेगा। सुनंदा जी की आंखें सुनते ही चमक उठी। क्या सच में पंडित जी? कौन सा काम है मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूँगी। सुनंदा जी ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए थे। पंडित जी ने कहा, माँ जी इधर साफ सफाई का काम है, सुबह के समय भगवान के वस्त्र बदले जाएंगे और अंदर सफाई ये सब करना है, कर लेंगी ना आप? सुनंदा जी को और क्या चाहिए था, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इतने अच्छी सेवा का मौका मिल रहा है और पैसे भी। पंडित जी आप मेरे लिए आज भगवान से कम नहीं है, सच में मैं तो आज आप ही का हमारा सहारा बन गए हैं। सुनंदा जी खुश होकर पंडित जी का धन्यवाद करती हुई जल्दी जल्दी घर आ गई और घर आकर रतन लाल जी को सारी बात बताई। रतन लाल जी इस काम से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये ईश्वर के घर का काम था जो मुफ्त में भी किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने सुनंदा जी को काम करने की अनुमति दे दी। अब रोज़ सुनंदा जी मंदिर जाकर साफ सफाई करती और बदले में पंडित जी जो प्रसाद में कुछ खाने का सामान और पैसे थमा दिया करते, जिससे सुनंदा जी और रतन लाल जी को सहारा मिल गया। किसी तरह जीवन की गाड़ी चल निकली थी। एक दिन मंदिर में एक खूबसूरत औरत आई जो शायद विदेशी थी। सुंदर लाल साड़ी में सजी वो गोरी औरत बहुत आकर्षक दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में सुनंदा जी का ध्यान उस पर चला गया। उस औरत ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और खूब सारा खाने के सामान के पैकेट गरीबों में बांट कर चली गई। सुनंदा जी के आज के खाने का इंतजाम बढ़िया हो गया था। उस खाने के पैकेट में पकवान और मिठाइयाँ थी जो बहुत दिन बाद खाने को मिल रहे थे। सुनंदा जी ने खुशी से सब कुछ वो सब रतन लाल जी को दिखाया तो उन्होंने नाराजगी दिखाकर कहा, सुनंदा काम करना अलग बात है, जिसका तुम मेहनताना लेती हो और खाने का सामान प्रसाद के रूप में मिलता है, लेकिन ये तो गरीबों के लिए था, तुमने खुद भी उस श्रेणी में रख लिया और ये सब घर ले आई। सुनंदा जी को इस बात की उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने कहा, मैं भी नहीं ले रही थी जी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि भगवान के दरबार में मना नहीं किया जाता है, बल्कि एक पैकेट तो पंडित जी ने भी अपने लिए रखा है। ये सुनकर रतन लाल जी शांत होकर बैठ गए। शायद वो ज़्यादा तर्क में पड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि चेहरे से तो नहीं लग रहा था उन्हें सुनंदा जी की बात सही लगी है। अगले दिन मंदिर जाने पर वही विदेशी महिला फिर से मंदिर आई और सुनंदा जी से फूटी टूटी हिंदी में बात काटे लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि सुनंदा जी मंदिर में साफ सफाई करती हैं। उसने सुनंदा जी से कहा, आप कल मेरे घर आकर थोड़ा इंडियन खाना बनाओगे क्या? आप चार्ज कर लेना, जो भी सही लगे। सुनंदा जी ऐसा काम मिलने पर खुश हो गई और उनके घर जाना स्वीकार कर लिया। रतन लाल जी को बताना उन्हें सही नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था वो कभी ऐसा काम उन्हें नहीं करने देंगे। अगले दिन मंदिर का काम जल्दी से ख़त्म करके सुनंदा जी उस विदेशी महिला के बताए पते पर पहुंच गईं। जाकर उन्होंने उसके आलीशान घर के एक हिंदुस्तानी पकवान बनाए। पूरा घर खाने की खुशबू से महक गया था। जाते समय उसने सुनंदा जी से कहा, थैंक यू आंटी जी, अगर मेरे हस्बैंड को पसंद आया तो क्या आप रोज आकर बना देंगी? सुनंदा जी को इससे अच्छा मौका भला और कहाँ मिलता। एक दिन में 2 काम करके कमाई बढ़ रही थी तो भला क्यों छोड़ती। सो उन्होंने हामी भर दी, लेकिन उन्होंने रतन लाल जी को न बताने का निश्चय किया था। अगले दिन मंदिर में आकर वो महिला रोज खाना बनाने के लिए सुनंदा जी को अपने घर आने का कहकर चली गई। अब रोज शाम को सुनंदा जी वहीं जाती और 2 घंटे में खाना बनाकर आ जाती। खाना भी पसंद आ रहा था। अगले दिन रविवार था तो इस विदेशी महिला ने सुनंदा जी को जल्दी से कहकर बुलाया कि आज उनके हस्बैंड घर पर होंगे तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना दें। सुनंदा जी मंदिर का काम कर 12 बजे तक पहुंच गईं और जाते ही किचन में खाना बनाने लगीं। तभी बाहर से आवाज़ आई, आरबी क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, ऐसा खाना तो मेरी माँ ही बनाया करती थी और सच में आजकल खाने का टेस्ट भी वही है। ये खाना बना कौन रहा है? तभी इस महिला आरबी की आवाज़ आई, ये हमारी कुक आंटी जी हैं, तुम्हारे लिए इंडियन खाने के लिए रखा है। उस लड़के की आवाज़ को सुनकर किचन में काम कर रही सुनंदा जी चौंकी और बार बार बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था जिसे वो देख न सकी। सुनंदा जी किचन में अपने काम में लगी रही, लेकिन उस आवाज़ में मन अटक गया था। तभी आवाज़ किचन के दरवाजे से आई, मुझे भी तो दिखाओ कौन आंटी है, मैं भी तो देखूं यार। वो आवाज़ पास आती गई तो सुनंदा जी काम छोड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी और सामने से उस लड़के को आते देखकर वो बेहोश होते बची। अपने आंसू बहने से रोके लेकिन नहीं रुके। वो लड़का भी सामने उन्हें देखते ही वहीं ठिठक गया। आरबी ने दोनों को खामोश एक दूसरे को देखते हायर देखकर कहा, आंटी जी ये मेरे हस्बैंड है। फिर उसने इस लड़के से कहा, रेहू ये आंटी जी हैं जिनके हाथ का खाना तुम्हारी मदर के जैसा है।
आरबी की बात सुनते ही सुनंदा जी की आंसू पोंछकर कहा, ये भी बेटा ही है। वो लड़का रेहू उनका बेटा राहुल ही था जो आज इत्तेफाक से सामने आ खड़ा हुआ था। किस्मत इस तरह बेटे से मिलवाएगी ऐसा तो सुनंदा जी ने सोचा ही न था। आज सुनंदा नहीं और ना ही ढूंढने की कोई कोशिश की। इतना बड़ा झटका तो रतनलाल जी को नहीं दे सकती थी, सो ये बात भी छुपाने का फैसला कर लिया। अब सुनंदा जी एक नौकर की तरह ही अपने घर काम करके आ जाती, मगर सामने राहुल आ जाता तो नजर घुमा लेती। ऐसा होते 4 दिन हो चले। एक दिन सुनंदा जी को घर आने में देर हो गई तो रतनलाल जी को चिंता होने लगी। इंतजार करने के बाद वो पता करने मंदिर चले गए। बेटे के घर में एक नौकर के रूप में खड़ी और वो सामने मालिक बनकर खड़ा था। राहुल माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बगले झांकता राहुल अगले ही पल किचन से बाहर निकल गया। सुनंदा जी के कदम कांपने लगे। आज बेटे से सामना हो गया। अब ये बात कैसे घर जाकर रतनलाल जी को बताएगी? वो तो सुनते ही जीते जी मर जाएंगे। उनका बेटा इसी शहर में रहता है, मगर कभी मिलने मंदिर चले गए। वहां जाकर सुनंदा जी के इस काम के बारे में पता चला तो पंडित जी से पूछकर बताए पते पर पहुंच गए। बैल बजाने पर आरबी बाहर आई। आप कौन? रतनलाल जी ने थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहा। मैं सुनंदा का पति हूँ। वो यहाँ खाना बनाने का काम करती है, अभी तक घर नहीं आई तो पूछने चला आया। आरबी ने कहा, वो तो चले गए अंकल जी। ये सुनकर रतनलाल जी जाने के लिए पलटे तो अंदर से आवाज आई, आरबी सुनो इधर आओ। ये पहचानी सी आवाज सुनकर रतनलाल जी दरवाजे से अंदर देखा तो भौचक्के के रह गए। सामने बेटा खड़ा था और ये शायद उसकी पत्नी थी। रतनलाल जी का ये दिल देखकर फटने को आ गया। उसका मन तो किया कि अभी अंदर जाकर अपने सवालों के जवाब मांगे और पूछे कि बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों अकेले उन्हें मरने को छोड़ दिए। लेकिन तभी उन्हें सुनंदा का ख्याल आ गया और अपने बेजान से कदमों को तेजी से उठाते हुए वहां से निकल गए। इधर उधर सुनंदा जी को ढूंढते हुए भी इनके सामने राहुल का चेहरा आ रहा था। आज मन चीखने को कर रहा था, लेकिन ऐसी औलाद को बस लानत ही भेजी पाए। उन्हें उल्टे कदम चले आए। सुनंदा जी कहीं न मिली तो रतनलाल जी वापस घर आ गए। सुनंदा जी ने उन्हें देखते ही कहा, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे यूं ही यहीं घूमने गया था। रतनलाल जी उनसे बात छुपा गए और फिर रुककर बोले, सुनंदा हम इस शहर को छोड़ देंगे, ये हमें रास नहीं आया। सुनंदा जी अचानक इस बात से हैरान हो गईं। क्यों छोड़कर क्यों जाएंगे? काम तो यही मिला है मुझे। नए शहर में क्या काम करेंगे? कुछ मिला नहीं करने को तो क्या करेंगे? रतनलाल जी ने कहा, अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है, लेकिन यहाँ नहीं रहना है। सुनंदा जी रतनलाल जी का मन समझती थी और उनसे बहस नहीं करती थी। वो खामोश रह गई, लेकिन इस बार उनका मन रतनलाल जी की बात मानने को तैयार न था, क्योंकि कभी कभी ही सही बेटे को सामने से देख लेती थी और बेटा आज पास था, बल्कि उनकी पत्नी भी अच्छी थी, भले मालकिन थी सुनंदा जी की। अब बेटे के करीब रहना चाहती थी, भले नौकर बनकर रहना पड़े। अगले दिन रतनलाल जी ने तबीयत का ऐसा बहाना बनाया कि सुनंदा जी चाहकर भी मंदिर और राहुल के काम के लिए ना जा पाई। सुनंदा जी अंदर ही अंदर चिंता में थी, जाने आज मेरा बेटा क्या खाएगा। मेरा हाथ का खाना पेट भर के खाता था, अब बाहर का उल जलूल खाएगा। एक दिन तो बीत गए, लेकिन अगले दिन की रतनलाल जी ने वही सब किया और तबीयत का बहाना करके सुनंदा जी को रोक लिया। सुनंदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अभी तक उनको नहीं मालूम था कि रतनलाल जी सब जान चुके हैं। तीसरे दिन सुबह उठते ही रतनलाल जी ने सामान बांधना शुरू कर दिया। सुनंदा जी इतनी सुबह ये सब करते देखकर चौंक गई थी। क्या कर रहे हैं जी? रतनलाल जी ने कहा। देखती नहीं हो सामान बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो, काम जल्दी हो जाएगा, फिर ये कमरा खाली करके ट्रेन पकड़ लेंगे। सुनंदा जी की आंखें सुनकर फटी रह गईं और वो रतनलाल जी को खामोश खड़ी देखती रहीं। रतनलाल जी ने कहा, मेरा मुंह क्या देखती हो, सामान बांधो। सुनंदा जी को तो जैसे करंट ही लग गया था और उनके हाथ पैर ही नहीं हिल रहे थे। उन्होंने भी कहा, जा रहे हैं, लेकिन रतनलाल जी ने कुछ नहीं कहा। फिर जी हिम्मत करके कहा, मैं पंडित जी को मना करके आती हूँ कि कल से काम पर नहीं आऊँगी और किसी को रख ले। रतनलाल जी ने बहुत रोका, लेकिन सुनंदा जी नहीं रुकी तो उन्होंने पीछे से आवाज़ देकर कहा, जल्दी वापस आओ और कहीं मत निकल जाना, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन इस आवाज़ को सुनंदा जी अनसुना कर निकलती चली गई। सुनंदा जी ने पहले तो पंडित जी से जाकर मना किया, फिर उसके बाद आरवी के घर की ओर चल दी, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ी में सड़क पार करते हुए उन्होंने दूसरी ओर से आती हुई कार को नहीं देखा, जो तेज गति से आकर उन्हें
टक्कर मारकर निकल गई। सुनंदा जी सड़क के दूसरी ओर जा गिरी थीं और सड़क पर पड़ी तड़प रही थीं। उन्हें काफ़ी चोटें आई थीं और खून भी बह रहा था। भीड़ देखते ही इकट्ठी हो गई थी, लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन्हें मंदिर के कारण पहचान लिया और हॉस्पिटल में भर्ती करके पंडित जी को खबर कर दी। रतनलाल जी की भी इंतजार करते हुए परेशान हो चुके थे, लेकिन उनके मन में सुनंदा जी के लिए इस वक्त केवल गुस्सा था और वो बड़बड़ा रहे थे। मैंने मना किया था, लेकिन इसको ये बेगैरत बेमोहब्बत औलाद प्यारी हो गई। मैं चुप रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी चलाएगी। मैं इसको उससे दूर कर दूंगा, क्योंकि दूर तो पहले ही वो हुआ था, जिसे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं, जो महलों में रहकर माँ को नौकर रख सकता है, वो औलाद मर जाए तो अच्छा। रतनलाल जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी किसी ने आकर उन्हें सुनंदा जी के दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में बताया। रतनलाल जी सुनंदा जी की खबर सुनते ही रोने बिलखने लगे और फिर से अपने बेटे राहुल को कोसने लगे। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो सुनंदा जी आईसीयू के अंदर थी, जहां उनका ऑपरेशन चल रहा था। उनका पैर टूट गया था और कंधे में ज़्यादा भी चोट आई थी। सांस लेने में दिक्कत थी तो ऑक्सीजन भी लगा दिया गया था। रतनलाल जी सिसकते हुए आईसीयू के बाहरी दीवार से सटाकर जमीन पर बैठ गए थे। उनकी पत्नी सुनंदा उनका एकमात्र सहारा थी, जो अब इस समय बहुत बुरे हाल में थी। उधर आरवी ने सुनंदा जी का काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसने मंदिर जाकर देखकर आने के बारे में सोचा और चल दी। शाम हो चुकी थी और मंदिर से आरवी के सुनंदा जी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल गया। वही एकमात्र ऐसी महिला थी जिनके हाथ का खाना उनके पति को पसंद था, जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। और अब उनके बारे में सुनकर तो वो दुखी भी हो गई। उसने तुरंत ही राहुल को फ़ोन कर दिया। रेहू, वो कुक आंटी का एक्सीडेंट हो गया है, कि तुम मेरे को हॉस्पिटल ले चलोगे? वो बहुत सीरियस हालत में है। फ़ोन पर ये खबर सुनते ही रेहू और राहुल सीट से उठकर खड़ा हुआ। वो तुरंत अपनी माँ को देख लेना चाहता था। तुरंत ऑफिस से निकलकर कार चलाता हुआ राहुल अपने को कोसने लगा। अपने किए पर पछतावा कर रहा था। राहुल बड़बड़ा भी रहा था, माँ मैं ले आऊँगा तुम्हें, ये सब मेरे कारण हुआ है। दर दर की ठोकरें मेरे कारण ही खाई हैं आपने। माँ मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राहुल अपनी माँ से जीते जी अपने किए की माफ़ी मांग लेना चाहता था। घर आकर उसने आरबी को लिया हुआ बताए हुए हॉस्पिटल में पहुँच गया। माँ को आईसीयू में बाहर शीशे में देखकर ही उसके हाथ पैर फूल गए। नीचे बैठे रतनलाल जी को नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया और कहा, यहाँ क्यों आया है तू? अब क्या हम लोगों की अर्थी देखने आया है? तेरे कारण ही तो यहाँ है। अगर सुनंदा को कुछ भी हुआ तो तुझे माफ़ नहीं करूँगा। चला जा यहाँ से। आरवी ये सब देखकर हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? वो बार बार राहुल से पूछ रही थी। राहुल ने हाथ जोड़कर, पापा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रतनलाल जी बरस पड़े। क्या माफ़ करूँ तुझे? बेगैरत औलाद है तू मेरी। ये सब इस गोरी लड़की के लिए किया या गरीब माँ बाप के साथ रहने में बेइज्जती हो रही थी? तेरी जैसी औलाद ना हो तो अच्छा। तभी वही डॉक्टर आकर कहा, आप मिल लीजिए। रतनलाल जी ने राहुल से आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार जो उससे मिलने आया बाहर ही रहना। रतनलाल जी ने तेज कदमों से अंदर पहुंच गए, मगर सुनंदा जी अभी होश में नहीं थी। उन्होंने जाते ही उनके सिर पर हाथ फेरा तो उनकी हल्की सी आंखें खुली। सुनंदा ने उन्होंने धीरे से कहा, राहुल राहुल। रतनलाल जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन सुनंदा जी की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी कहा जा सके। सुनंदा जी की फिक्र के चलते हुए परिस्थिति को समझकर उन्होंने बाहर जाकर राहुल को अंदर जाने का इशारा किया तो राहुल दौड़ता हुआ अंदर जा पहुंचा। राहुल ने जाते ही उनका हाथ में लेकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें सामने देखकर भी माँ ना कह सका, इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रतनलाल जी गुस्से में खड़े सब देख रहे थे, लेकिन फिलहाल वक्त कुछ बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। राहुल माँ के पास बैठा गिड़गिड़ाता जा रहा था और आरवी पास में ही सवालों से भरी खड़ी हुई थी। इतना तो समझ गई थी कि ये राहुल की माँ थी, लेकिन ऐसा क्यों ये नहीं समझ पा रही थी। राहुल के एहसास ने उनकी माँ की देर बाद आराम से सो गई और डॉक्टर ने भी आकर उनकी हालत में ठहराव होने की बात कही, जिसे सुनकर रतनलाल जी को राहत महसूस हुई और राहुल ने भी गहरी सांस ली। इसके बाद राहुल बाहर आकर अपने पिता रतनलाल जी से माफ़ी मांगी, लेकिन रतनलाल जी तो सुनंदा जी के ठीक होने का इंतजार था, सो उन्होंने राहुल से फिलहाल कुछ नहीं कहा। 10 दिन तक सुनंदा जी हॉस्पिटल में ही रहीं और उनका सारा खर्च राहुल ने उठाया। उसने आरबी को सब कुछ बता दिया था और आरबी भी इस पर सबके लिए नाराज़ हुई थी। जब सुनंदा जी को वापस घर लाने की बात हुई तो राहुल ने उन्हें अपने घर ले जाने की बात कही, लेकिन रतनलाल जी की जिद के चलते राहुल को उनकी बात माननी पड़ी। घर जाने के बाद राहुल को रोज़ सामने देखकर सुनंदा जी जल्दी ठीक होने लगी, लेकिन अभी तक बाप बेटे के बीच बातचीत नहीं हुई थी।
रतनलाल जी उन्हें माफ़ करने को तैयार ही ना थे। सुनंदा की हालत सुधरते देखकर एक दिन रतनलाल जी ने राहुल को आने के लिए मना कर दिया। राहुल रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन रतनलाल जी ने फिर भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बार आरबी ने आगे आकर माफ़ी मांगी और राहुल को माफ़ करने के लिए कहा। आरबी की उदारता देखकर रतनलाल जी इस बार नर्म पड़ गए, लेकिन फिर भी बोलने में पीछे नहीं रहे। कैसी औलाद है तू, लानत है तुझ पर, कुछ सीख इस बच्ची से। ये तो विदेशी है, यहाँ के रीति रिवाज भी नहीं जानती, लेकिन इंसान जैसी हरकतें तो हैं इसकी। तू तो इंसान से भी गया गुजरा हो गया। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस दिन आने के बाद पुराने घर गया तो वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन जब किसी से पता चला लेकर यहाँ आया तो आपको फावड़ा उठाकर फटे कपड़ों में मजदूरी के लिए जाते देखकर मुझे बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि बाहर कार में मेरे साथ आरबी थी। मैं शर्म के कारण उसे बता नहीं पाया कि मेरे माता पिता कौन है, और आप लोगों की ना मिलने का बहाना बना दिया। इत्तेफाक से माँ मेरे घर खाना बनाने पहुँच गई। जिस दिन से देखा उस दिन से ही मुझे पछतावा हो रहा था, क्योंकि आरबी उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती, नौकर जैसा कभी नहीं समझा। ये तो मैं गलत था जो आरबी को लेकर डर गया था कि वो मेरे गरीब माता पिता को देखकर क्या सोचेगी। रतनलाल जी ने सब सुनकर कहा, तेरी पढ़ाई के लिए हम इस हालत में आ गए, घर गिरवी रखकर तेरे लिए सब किया, लेकिन घर छुड़ाने में सब ठप हो गया और अब लुट गया। लेकिन फिर भी तुझे कोई कमी नहीं होने दी और हमेशा तुझे पैसे भेजते रहे, खुद कंगाली में रहे और तुझे ऐसो आराम दिए। ये फटे कपड़े देख रहा है, ये भी तेरी माँ ने जाने कितनी बार सिल सिल कर पहनाए मुझे। सूखी रोटी में दिन गुजरे तेरे इंतजार में, लेकिन तेरी 5 साल की पढ़ाई 7 साल की हो गई। रतनलाल जी का दिल से उठता हुआ धुआं अब आसपास फैल रहा था। वो सब मुंह से निकल रहा था जो जाने कब से दबाए बैठे थे। राहुल ने कहा, पापा मैं आरबी से शादी के लिए वहाँ रुका हुआ था। पढ़ाई तो उसे पहले पूरी हो गई थी, लेकिन वहाँ एक नौकरी करके रुका हुआ था। आरबी को इंडिया पसंद था, इसलिए वो मेरे साथ यहाँ आ गई। वो अमीर थी तो उसे बता ही नहीं पाया। रतनलाल जी का मन बहुत खराब था और वो अपने गुस्से को आरबी के सामने रोक रहे थे। सुनंदा जी ने अंदर से आवाज़ देकर बुलाया और राहुल को माफ़ करने को कहा। राहुल पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था। काफ़ी देर बाद रतनलाल जी का दिल पिघल ही गया और उन्होंने माफ़ कर दिया। इतने सालों बाद अब रतनलाल जी की ज़िंदगी में सुख और खुशियाँ थी वापस हुई। सुनंदा जी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो भी मुस्कुरा उठे और सब भूल जाने का मन बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।